स्टूडेंट्स, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। चैप्टर 10 का रिवीजन चल रहा है, लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा। कई सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम लोगों ने क्लिनिकल थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीन, स्कैनर्स इत्यादि के बारे में हम लोगों ने बात की, हम लोगों ने पढ़ा, रिवाइज किया इसको। आज हम लोग जो रिवाइज करने जा रहे हैं वो है मॉडर्न मेडिसिन के बारे में, आधुनिक दवाइयों के बारे में, है ना। मेडिकल साइंस ने जो तरक्की की है और जो बीते कुछ सालों में जो डेवलपमेंट हुआ है ना, देश के कई सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार के मेडिसिन की खोज की और कई सारे बीमारियों का इलाज संभव हो पाया उनके इस प्रयास से। तो हम लोग ऐसे ही कुछ मॉडर्न मेडिसिन की बात करेंगे आज के क्लास में। पुराने समय में जब इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, मेडिकल के क्षेत्र में इतनी सारी व्यवस्था नहीं थी, है ना, तो लोग जो है आयुर्वेद से इलाज करते थे। जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज वैद्य या डॉक्टर्स, जिनको वैद्य कहा जाता है, उनके द्वारा किया जाता था। विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का ज्ञान होता था डॉक्टर्स को, वैद्य को, और वो उससे अलग अलग बीमारियों का अलग अलग जड़ी बूटियों के उपयोग से इलाज कर पाते थे। धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट होता गया, है ना, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में तरक्की होती गई और नए नए प्रकार की दवाइयों की खोज की गई, जिसमें कुछ मेडिसिन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्विनिन, जिसकी खोज की गई। मलेरिया, जो कि एक कॉमन डिजीज है, ट्रॉपिकल कंट्रीज में, ट्रॉपिकल कंट्रीज यानी जहां से ट्रॉपिक पास करते हैं, ट्रॉपिकल कंट्रीज में, ट्रॉपिक के बारे में आप अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताता हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऐसे कंट्रीज, ऐसे देश जहां से ट्रॉपिक पास करते हैं, ऐसे देशों में मलेरिया जो है वो कॉमन डिजीज है। और यह होता है, कैसे होता है यह मलेरिया? यह मलेरिया होता है मच्छर के काटने से। जिस मॉस्किटो का नाम है एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स के काटने से यह मलेरिया होता है ना। यह मच्छर जो है अपने साथ मलेरिया जर्म्स कैरी करता है और जिसके काटने से मलेरिया होता है ना। मलेरिया जर्म्स वेर डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स लुइस अल्फोंसे लेवरन ऑफ फ्रांस इन 1880। मलेरिया जर्म्स की खोज की गई चार्ल्स लुइस अल्फोंसो लेवरन के द्वारा, फ्रांस के हैं ये। 1880 में, 1880 में इसकी खोज की गई इनके द्वारा। द पेशेंट बिटेन बाय एनोफिल्स मॉस्किटो डेवलप हाई फीवर विथ शिवरिंग। और जब यह एनोफिल मच्छर जब काटती है तो इससे हाई फीवर होता है, बहुत तेज बुखार, है ना। द डिस्कवरी ऑफ क्विनिन हैज हेल्प टू इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। और क्विनिन के खोज ने इस मलेरिया के इलाज में सहयोग किया, यानी कि क्विनिन से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी, है ना, का इलाज संभव हो पाया। तो नाम याद रखेंगे आप, क्विनिन, है ना, जिससे मलेरिया का इलाज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद एंटीपायरेटिक्स। अ फीवर इज एन इंडिकेशन ऑफ ए डिजीज लर्किंग इन आवर बॉडी।
एंटीपायरेटिक्स आर द मेडिसिन विच आर यूज टू ब्रिंग डाउन द फीवर। एंटीपायरेटिक्स ऐसी दवाई है, ऐसा मेडिसिन है जो फीवर को डाउन करता है ना। कई प्रकार के फीवर होते हैं, फीवर के भी अलग अलग टाइप है, कई प्रकार के फीवर होते हैं, है ना। मलेरिया क्या है, वो भी एक तरह का बुखार है जिसमें हाई बहुत ज़्यादा फीवर, टेम्परेचर जो है ह्यूमन टेम्परेचर, बॉडी का जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, और विक्टिम को बहुत तकलीफ होती है ना। एंटी जो पैरेटिक्स है इसका उपयोग किया जाता है फीवर को डाउन करने के लिए, कम करने के लिए। अब वेरी हाई फीवर कैन कॉज डैमेज टू इंटरनल, और ज़्यादा तेज बुखार से शरीर का जो अंदरूनी हिस्सा है, इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल पार्ट्स है, उसको डैमेज करता है यह हाई फीवर। सो दिस मेडिसिन आर यूज्ड टू कीप फीवर इन चेक टिल द रियल कॉज ऑफ फीवर इज डिस्कवर्ड। और इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, पेशेंट को ये दवाई दी जाती है, एंटीपायरेटिक्स दी जाती है ताकि फीवर जो है कंट्रोल में रहे तब तक, जब तक कि असली बुखार के कारण का पता न चल सके। तब तक फीवर को डाउन किए रखता है जब तक कि बुखार का असली कारण जो है वो पता चल जाए। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है एंटीपायरेटिक्स का फीवर को डाउन करने के लिए, है ना। तो क्विनिन के बाद हम लोगों ने देखा एंटीपायरेटिक्स, है ना। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, बहुत कॉमन है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा आज के दौर में जो है बहुत ज़्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट को देते हैं एंटीबायोटिक्स, है ना। हर दवाई के साथ एंटीबायोटिक्स भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स है क्या? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which check the growth and spread of germs and कीटाणु के फैलाव को रोकता है ना, उसके ग्रोथ को रोकता है। पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक, पहला जो एंटीबायोटिक जिसकी खोज की गई वो था पेनिसिलिन, और इट वाज डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अंग्रेज साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज गई, जिसको फर्स्ट एंटीबायोटिक कहा गया, है ना, इन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा फर्स्ट एंटीबायोटिक जिसका नाम पेनिसिलिन रखा इन्होंने, उसकी खोज की गई। पेनिसिलिन हैज प्रूव्ड टू बी ए वंडर ड्रग, और एक बहुत ही बेहतरीन दवा के रूप में उभर कर आया पेनिसिलिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर द एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड लेटर। फिर बाद में पेनिसिलिन के बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन जैसे एंटीबायोटिक्स की खोज की गई। अर्लियर देयर वाज नो क्योर ऑफ डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, प्लेग etc. बट द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज मेड द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस। पुराने समय में, प्राचीन समय में कई सारी बीमारियों का इलाज नहीं था। मैंने जिक्र किया भी होगा, ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी कहते हैं, टीबी की बीमारी, कोलेरा, हैजा, प्लेग इत्यादि की बीमारी का इलाज नहीं था, और एंटीबायोटिक्स के खोज से संभव हो पाया कई सारी बीमारियों का इलाज, और एक हेल्थियर, स्वस्थ जगह संसार को बनाया, है ना। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स हैज मेड द वर्ल्ड अ हेल्थियर प्लेस। तो हम लोगों ने बात की क्विनिन, एंटीपायरेटिक्स और एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मैंने आपको बताया कि कॉमन है, मेडिसिन है, या लगभग हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स जरूर प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है। और बहुत ही कारगर, जिसको कहते हैं कारगर दवा है, ये मेडिसिन है। अगला है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया, द डिस्कवरी ऑफ पेन किलिंग मेडिसिन हेल्प्ड अ लॉट इन रिलीविंग अनबियरेबल पेन इन आवर बॉडी। पेन किलिंग मेडिसिन यानी पेन किलर जिसको कहा जाता है,
दर्द को रोकने की दवा, है ना, पेन किलर, है ना, तुरंत जो है पेन किलर खाने के बाद जो है तुरंत जो है कुछ देर के लिए दर्द से राहत पेशेंट को मिल जाती है पेन किलर खाने से, है ना। और यह काम करता है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और जिस समय पेशेंट व्यक्ति अगर इंजर्ड होता है और उसको पेन किलर दे दिया जाता है तो उस दर्द से उसको कुछ देर के लिए निजात मिल जाता है ना। पेन किलर्स आर ऑफन यूज्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सर्जरी। बेसिकली पेन किलर का इस्तेमाल सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद, शल्य चिकित्सा जिसको कहते हैं, चीरफाड़ के बाद पेशेंट को दिया जाता है पेन किलर। क्लोरोफॉर्म इज वन सच मेडिसिन। क्लोरोफॉर्म भी कुछ इसी प्रकार की दवाई है ना, जो दर्द को महसूस नहीं होने देता, ठीक है। जेम्स सिम्पसन इंट्रोड्यूस्ड क्लोरोफॉर्म टू द वर्ल्ड। जेम्स सिम्पसन ने संसार को क्लोरोफॉर्म से परिचित करवाया। क्लोरोफॉर्म इन्हीं की खोज, इन्हीं की देन है, इन्हीं के द्वारा खोज किया गया क्लोरोफॉर्म का, जिसको पेशेंट को अनकॉन्शियस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अनकॉन्शियस क्यों किया जाता है? ताकि सर्जरी के दौरान उसको दर्द ना हो, है ना। सर्जरी के दौरान उसको दर्द महसूस नहीं हो, इसीलिए उसको अनकॉन्शियस किया जाता है इस क्लोरोफॉर्म के इस्तेमाल से। बिफोर एन ऑपरेशन अ पर्सन इज मेड अनकॉन्शियस सो दैट ही डज नॉट फील द पेन। ऑपरेशन से पहले बड़े किसी भी प्रकार का अगर ऑपरेशन होता है और जब शरीर पे जब चलाए जाते हैं, ब्लेड चलाए जाते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, डॉक्टर के द्वारा सर्जरी के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उसको शरीर पे जब चलाया जाता है तो बहुत ही असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो उस दर्द से बचाने के लिए पेशेंट को अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, अचेत कर दिया जाता है, और उसे पता भी नहीं चलता कि उसके शरीर पे ब्लेड लगाया जा रहा है, कैंची लगाई जा रही है, चाकू लगाया जा रहा है, ये चीज़ उसे पता नहीं चलता है ना। एनेस्थीसिया इज नाउ अ स्पेशल ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, और यह एक मेडिकल साइंस का एक ब्रांच भी है। एनेस्थीसिया का ब्रांच ही अलग होता है ना। इसकी पढ़ाई होती है अलग से मेडिकल साइंस में, और यह अलग डिपार्टमेंट ही है एनेस्थीसिया का, ठीक है। तो एनेस्थीसिया क्या है, इसका उपयोग आप लोग जान चुके हैं। एक डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में मेडिकल साइंस का डिपार्टमेंट है, मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है जिसमें पेशेंट को अनकॉन्शियस, सर्जरी से पहले अनकॉन्शियस किया जाता है ना, ठीक है, ताकि उसको जो अनबियरेबल जो पेन है, सर्जरी के दौरान जो पेन होता है, जो दर्द होता है, असहनीय जो पीड़ा होती है, उससे उसको बचाया जा सके, है ना। और अनकॉन्शियस कर दिया जाता है ताकि पेशेंट को दर्द महसूस ना हो, और फिर उसका सर्जरी किया जाता है, ठीक है। तो यह एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है मेडिकल साइंस का, एनेस्थीसिया, ठीक है। The next one is antiseptic. Although chloroform reduced the surgical pain, half of the patient died due to infection of wounds. क्लोरोफॉर्म के इस्तेमाल से जो पेन होता है, जो दर्द होता है सर्जरी के दौरान, उसको रिड्यूस किया जाता है। जोसेफ लिस्टर discovered that carbolic acid can be used in operation theaters to kill the germs. और सर्जरी के दौरान जम्स होने का खतरा होता है, जम्स उत्पन्न होने का खतरा जो होता है, उसको खत्म करने के लिए कार्बोलिक एसिड का यूज ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। दिस केमिकल डिड नॉट इंजर बॉडी टिश्यू
यह केमिकल जो है, यह रसायन जो है वह शरीर के टिश्यू को नुकसान नहीं पहुंचाता है ना। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे चीड़ फाड़ की जाती है उसको स्टेरिलाइज करना, मतलब गर्म पानी में उसको अच्छी तरीके से धो लेना है ना। गर्म पानी में जो इंस्ट्रूमेंट जिसको सर्जरी के दौरान यूज़ किया जाना है उसको पहले डॉक्टर्स के द्वारा इसको धुलवाया जाता है और उसके बाद ताकि उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट हैं उसको किल किया जाए। और आप जानते हैं कि गर्म करने से पानी को उसके अंदर का जर्म्स जो है वो मर जाता है। तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को उस गर्म पानी में स्टेरिलाइज किया जाता है ना। स्टेरिलाइज करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो इंस्ट्रूमेंट में जो जर्म्स लगे होंगे वो जर्म्स जो है वो समाप्त हो जाएगा, ताकि फिर से हम जो पेशेंट की सर्जरी होने जा रही है उसको किसी प्रकार का जर्म्स उसके शरीर में नहीं पहुंचे। इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेरिलाइज किया जाता है। ठीक है, यह प्रोसेस जो है सर्जरी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसका होना बिल्कुल ज़रूरी है, अनिवार्य है, कंपलसरी है ना। अगर इस प्रकार इस प्रोसेस को नहीं किया जाता है तो पेशेंट के शरीर में सर्जरी के दौरान इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, तो स्टेरिलाइजेशन जो प्रक्रिया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर्जरी के लिए। ठीक है, आइए हम लोग सर्जरी की बात कर रहे हैं तो सर्जरी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाया। सर्जरी होता क्या है, अभी मैंने आपको संक्षेप में बता दिया। सर्जरी यानी चीर फाड़ जिसको कहा जाता है ना, ऑपरेशन जिसको हम लोग कहते हैं। सर्जरी हैज बीन इन प्रैक्टिस इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही प्रचलन में है सर्जरी यानी शल्य चिकित्सा। सर्जरी इज द आर्ट ऑफ क्यूरिंग डिजीजेस बाय रिमूविंग और रिपेयरिंग ए पार्ट ऑफ द बॉडी। आपसे पूछा जाए कि सर्जरी होती क्या है, किसे सर्जरी कहते किसे हैं, शल्य चिकित्सा किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे आप? सर्जरी द आर्ट ऑफ क्यूरिंग डिजीज बाय रिमूविंग और रिपेयरिंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी। रिमूविंग और रिपेयरिंग दोनों वर्ड यहाँ पे आ रहा है। शरीर के हिस्से को या तो रिमूव कर दिया जाता है जो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है ना, डैमेज हो चुका है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, या फिर उसको रिपेयर कर दिया जाता है। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज सर्जरी, है ना। अब अभी मैंने बात की कि सर्जरी की जो का जो चलन है, प्रैक्टिस है, वो पुराने प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है ना। दो बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने परिचय कराया सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से। सुश्रुत और चरक दो महान वैद्य हुए प्राचीन काल में, जिन्होंने सर्जरी स्टार्ट की, सर्जरी से लोगों को अवगत कराया, है ना। सुश्रुत और चरक ये दो महान डॉक्टर्स हैं पुराने समय के, एंशिएंट टाइम्स के। ठीक है, ये महान सर्जन कहे जाते हैं प्राचीन काल के। उस समय जिस प्रकार की सुविधाएं थी उस प्रकार जो साधन उपलब्ध था उसका उपयोग करके ये सर्जरी करते थे। ये जो वैद्य थे, जो डॉक्टर्स थे, सर्जन थे उस समय के, उस प्राचीन काल के। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, कई सारी मेडिकल साइंस में बहुत सारी तकनीकों का विकास हुआ, कई सारी तकनीकें आई और धीरे धीरे जो है सर्जरी का जो है फॉर्म जो है बदलता चला गया, है ना। टुडे सर्जरी हैज बिकम मोर एडवांस। नाउ इट इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स से सर्जरी की जाती है। आज के दौर में सर्जरी जो की जाती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है ना। कॉस्मेटिक सर्जरी इज परफॉर्म्ड इन केस ऑफ बर्न विक्टिम्स एंड इन अदर टू इम्प्रूव देयर लुक्स। कॉस्मेटिक सर्जरी, अगर किसी का चेहरा या किसी का शरीर, किसी का बॉडी पार्ट्स जल जाता है तो कॉस्मेटिक सर्जरी करके उसको वापस
जो है उसके लुक को सुधारने का प्रयास किया जाता है ना। ऑपरेशन ऑन डेलिकेट पार्ट्स सच एज हार्ट, डेलिकेट पर मतलब मुलायम जो पार्ट है शरीर के हिस्से हैं उसके ऑपरेशन में सच एज हार्ट, ब्रेन, किडनी या लंग्स कैन बी परफॉर्म सक्सेसफुली। और सभी जो इंटरनल ऑर्गन है, जो डेलिकेट ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर का जो पार्ट है उसका सक्सेसफुली जो है आज के युग में, आज के इस मॉडर्न युग में, इस साइंस के युग में है ना, जहाँ मेडिकल साइंस ने बहुत सारी तरक्की की है, उस युग में सक्सेसफुली जो है इनका ऑपरेशन, इन ऑर्गन्स का, इंटरनल ऑर्गन्स का ऑपरेशन सक्सेसफुली किया जाता रहा है और किया जाता है। डैमेज्ड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी रिप्लेस्ड और रिमूव। जो भी ऑर्गन, चाहे वो हार्ट हो, किडनी हो, और भी जो ऑर्गन्स हैं इसको रिमूव कर दिया जाता है अगर ये फंक्शन नहीं कर रहा है ना, और इससे पेशेंट की जान को खतरा है तो इसको रिमूव किया जाता है या रिप्लेस किया जाता है। डॉक्टर्स कैन इवन रिप्लेस ए डैमेज हार्ट विथ ए हेल्दी हार्ट, जिसको ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं है ना। इट इज कॉल्ड हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, हृदय प्रत्यारोपण, यानी जो डैमेज जो हार्ट है पेशेंट का, जो वर्क नहीं कर रहा है उसको हटा के और एक हेल्दी हार्ट, एक उसको फिक्स वहाँ पे उसको हटा के उसको फिक्स कर दिया जाता है, और यह भी प्रचलन में आ चुका है। और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो है तकनीक ने इतना विकास कर लिया है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो आज के युग में, आज के समय में हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन और भी पार्ट्स का ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। सबसे पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा 1967 में साउथ अफ्रीका में किया गया। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का केस जो सॉल्व किया गया वो थे, जिन्होंने किया वो थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड इन 1967 इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो हम लोग आगे फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बात करेंगे है ना। एक प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, उससे पहले एक लेजर की बात करते हैं। लेजर कहा जाता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशंस। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन, लेजर ऑपरेशन जिसको कहा जाता है, ऑपरेशन विदाउट कटिंग ऑफ द बॉडी, बिना काटे हुए, शरीर के अंग को बिना काटे हुए ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिसको लेजर ऑपरेशन कहा जाता है। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट amplification by stimulated emission of radiations. Laser beams are now used widely to treat patients without cutting open the affected parts. Okay, तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, कैसे बीमारियों की रोकथाम की जाए, रोका जाए उसको, उसके बारे में हम लोग रिवाइज करेंगे। तो आज हम अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।